नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं, जिसमें हमने इतिहास के कुछ प्रैक्टिस सेटों को जारी रखा है। उसी के दौरान हम अगली प्रैक्टिस सेट को लाए हैं, जिसमें आप सटीक तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। जिस प्रकार से आपके उन पर रिएक्शन है, उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। आज ही उसी दौरान हम अगले प्रैक्टिस सेटों पर चलते हैं और जिन्हें हम पूरा करने का काम करेंगे, जिनमें देखेंगे बेहतरीन तरीके से जो क्वेश्चन है हम उन्हें परीक्षा की दृष्टि से बेहद आसान तरीके से और समझने का काम करेंगे। जिसमें देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 58वें ईस्वी में ईसा पूर्व में 58 ईसा पूर्व में अपनी विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की। 58 ईस्वी की जो 58 ईस्वी है, ईसा पूर्व है, उसमें उसने अपनी विजय प्राप्त की। विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत कहाँ चलाया? 58 ईसा पूर्व में, 58 बीसी में। 58 बीसी में किसको हराने के उपरांत में किसको हराया? 58 ईस्वी में उसने शको को हराया, जिसने उसने शको को हराया। तो कौन से थे? किसके उपलक्ष्य में? शको के उपलक्ष्य में, शको की हार के उपलक्ष्य में उसने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को चलाया। सारनाथ में शेर की राजधानी किस राजा की है? सारनाथ में शेर की राजधानी किस राजा की है? जो सारनाथ है उसमें शेर की जो राजधानी है सारनाथ, जिसमें गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश देने का काम किया। प्रथम उपदेश देने का काम किया गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया वो सारनाथ में शेर की राजधानी किस राजा की थी? जो शेर की राजधानी है वो किस राजा की थी? हर्ष की थी, अशोक की थी, या चंद्रगुप्त की, या कनिष्क की थी? तो जो सारनाथ में शेर की राजधानी है वो किसकी है? अशोक की। जो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन की बात करें, जिसने वर्धन वंश का जो प्रभाकर वर्धन का पुत्र है, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो उसका राज्यवर्धन और भाई दोनों भाई हैं, उनमें से हर्षवर्धन जो 647 तक राज्य संभालने का काम करेगा, और चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश का शासक है, और कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक, सबसे प्रतापी शासक है। इसी में आगे देखेंगे 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक आंदोलन हुए हैं। निम्नलिखित में से 1820 के दशक में विद्रोह नहीं हुआ। इनमें से कौन सा है जो 1820 के दशक में नहीं हुआ? 1820 का दशक मतलब जो उस 10 वर्ष के दौरान नहीं हुए, उस सन के 10 वर्ष के दौरान नहीं हुए। तो वो कौन सी है? पागलपंथी है, या रोमोसी है, या संथाल है, या अहोम है? तो वो कौन सा है जिसमें जो जिसके द्वारा जो 1920 के दशक में नहीं हुआ? 1920 के दशक में नहीं हुआ। पागलपंथी की बात करें तो ये 1920 के दशक में है, लेकिन संथाल जो है वो 1855 ईस्वी में संथाल जो विद्रोह हुआ है वो कब हुआ? 1855 में। जो पागलपंथी जो हुआ है ये कब हुआ है? 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में पागलपंथी जो हुआ है, 1813 ईस्वी में व्यापक आंदोलन जो हुआ है 1813 में। सही आंसर संथाल। वेलुथम्पी किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? वेलुथम्पी है उसने अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व कहाँ किया? कहाँ का मतलब उसने कहाँ पर नेतृत्व किया? अपना नायक जो प्रतिनिधित्व करता है वो कहाँ पर करता है? बड़ौदा में, हैदराबाद में, मैसूर में, त्रिवंकोर में। तो कौन सी जगह है जहां पर उसने अपना नेतृत्व किया? हैदराबाद, बड़ौदा, मैसूर, या त्रिवंकोर? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? त्रिवंकोर में जो वेलुथम्पी है, वेलुथम्पी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व करने का काम करेगा। कौन? वेलुथम्पी। अंग्रेजों के खिलाफ कहां पर? त्रिवंकोर में। मैसूर का राजा जो उस टाइम जो मैसूर है वो किसके लिए जाना जाता है? टीपू सुल्तान के द्वारा जाना जाता है, जिसमें रंगपट्टनम की संधि एटसेट्रा, जिसमें हम आगे पढ़ने का काम करेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि, उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान
कौन से आंदोलन के दौरान त्यागी? असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, यानी इसको त्याग दिया या उनके अधीन हो गए। तो वो कौन सी थी? राय बहादुर, आरटी माननीय, केसर हिंद, हिंद केसरिया या हिंद केसरिया। तो कौन सी उपाधि थी? केसर हिंद, केसर हिंद की उपाधि दी गई। दरअसल ये बात ये थी, जब अंग्रेजों को अपने लिए सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो उसमें जो गांधी जी थे उनको प्रतिनिधित्व करते थे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों। लेकिन जब उसमें उन्हें पता चला असहयोग आंदोलन के दौरान जो 1919 में वो हुआ, तो उसमें केसर हिंद की उपाधि उन्होंने त्याग दी। इसी के दौरान जो नाइटहुड की उपाधि जो उन्हें दी गई रविंद्रनाथ टैगोर को, उन्होंने भी त्याग दी। विशाखा दत्त ने अपने कामों में, विशाखा दत्त ने अपने कामों में समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद की घटना का चित्रण किया है। विशाखा दत्त जो पुस्तक है, विशाखा दत्त जो पुस्तक है उसमें चित्रण किया गया है, वो किसकी है? मतलब वो कौन किससे है? तो मुद्रा राक्षस से, मुद्रा राक्षस, मालविका अग्निमित्रम, देवी चंदन गुप्तम या मृच्छकंटिकम। ये मृच्छकंटिकम है, मृच्छकंटिकम, मृच्छकंटिकम। तो वो कौन सी पुस्तक है जिसके द्वारा वह पता चला कि जो समुद्रगुप्त है उसकी मृत्यु के बाद उसका घटनाओं का चित्रण किस पुस्तक से हुआ? तो वो मुद्रा राक्षसम से, मुद्रा राक्षसम जो कालिदास की, जो कालिदास की पुस्तक है मुद्रा राक्षसम से विशाखा दत्त ने अपने, तो विशाखा दत्त ने उसने चित्रण किससे किया? मुद्रा राक्षस से। कुमार संभव जो कालिदास की पुस्तक। 18वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तरार्ध के दौरान दोहरी सरकार की व्यवस्था की किसके नाम से जुड़ी हुई है? जो 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध के दौरान दोहरी सरकार की जो व्यवस्था है, दोहरी सरकार की व्यवस्था यानी दो मतलब प्रांत और स्टेट में अलग अलग शासन व्यवस्था, तो दोहरी शासन व्यवस्था किसके दौरान थी, किससे जुड़ी है, किसके नाम से जुड़ी हुई है? वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम से, रॉबर्ट क्लाइव के नाम से, या विलियम बेटिक के नाम से, या कॉर्नवालिस के नाम से? तो कौन सा है जो किसके नाम से जुड़ी हुई है? रॉबर्ट क्लाइव के नाम से। जो रॉबर्ट क्लाइव है उस टाइम में 18वीं शताब्दी के जो दौरान जो दोहरी शासन की व्यवस्था के जो दिन के कार्य से जुड़ी हुई है, वो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये कौन से सन में थे? तो 1757 से 1760, 1757 से 1760। लेकिन इन्हें पुनः बनाया गया 1765 से 67 तक, 1765 से इन्हें दो बार बनाया गया। इसी के दौरान रॉबर्ट वॉरेन हेस्टिंग्स इसकी बात करें तो 1772 से 1767 से 1767 सॉरी 1772 से 1785 तक, 1785 तक जो बनने का काम करेंगे वर्ष है वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785। विलियम बेटिक जो 1828 से 1835 तक, 1828 से 35 तक, और कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक। विलियम बेटिक अगर बात करें विलियम बेटिक की, तो विलियम बेटिक के काल में ही सती प्रथा को हटाने का काम किसके शासनकाल में किया गया? विलियम बेटिक के। और किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से। सामंत शब्द जिसका अर्थ 6ठी शताब्दी ईस्वी से एक सामंत है, 6ठी शताब्दी के सामंत है, मूल रूप से इसका अर्थ है, मूल रूप से इसका अर्थ है, सामंत शब्द का जो अर्थ है वो मूल रूप से क्या है? परदेशी है, पड़ोसी है, गुलाम है, या खेती हर है, या खेती हर है। तो सामंत का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? परदेशी है, पड़ोसी है, गुलाम है, या खेती हर है, या खेती हर है। जो सामंत शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो है पड़ोसी, पड़ोसी उसका सामंत का शाब्दिक अर्थ है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अगर बात करें तुलसीदास के जन्म की तो वो लगभग 14वीं शताब्दी में हुआ, सॉरी 15वीं शताब्दी में। तो 15वीं शताब्दी के समकालीन कौन था? शेरशाह, जहांगीर, या फिर शाहजहां, या हुमायूं, या अकबर। तो 15वीं शताब्दी के दौरान कौन था? अकबर। अकबर उसकी शासनकाल के दौरान था। जो अकबर है वो उसके किसके शासनकाल के दौरान है? 1500-1600 के बीच अकबर रामचरितमानस का रचयिता तुलसीदास के समकालीन है। लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मदरसा वन नासिरी का निर्माण किस क्षेत्र में किया गया? नासिरी का निर्माण किस क्षेत्र में किया गया? किसके द्वारा किया गया?
नासिरी क्षेत्र का निर्माण में किसके द्वारा किया गया? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसके द्वारा है? जो मदरसा फर्स्ट नासिरी का निर्माण करने का काम करेगा वो कौन है, या किसके द्वारा किया गया? तो नासिरी रुकनुद्दीन फिरोज या जलालुद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक, किसके द्वारा उसे बनाने का काम किया जाएगा? तो कौन है? नासिरी मदरसा का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? नासिरी जो मदरसा है उसके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा या जलालुद्दीन के द्वारा या रुकनुद्दीन फिरोज के द्वारा तो किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा मदरसा जो मुस्लिमों के लिए पढ़ने के जो वो होता है उसे मदरसा बोलते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा उसे बनाने का काम पूरा किया जाएगा, जो 1210 से 1236 तक 1210 से 1236 तक 1210 से 1236 तक। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो किसके काल में थे? हुमायूं के में थे, शाहजहां के में थे, अकबर के में थे या जहांगीर में थे? तो किसके शासनकाल में थे? अगर बात करें शाहजहां की तो वास्तुकला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है, वास्तुकला का जो शाहजहां का काल है उसे कहा जाता है वास्तुकला का स्वर्णकाल। लेकिन जो जहांगीर का है, जहांगीर के काल को क्या जाता है? जो जहांगीर का काल है उसे चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। उस्ताद मंसूर है वो किसके शासनकाल के दौरान है? जहांगीर के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध चित्रकार हैं। उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध चित्रकार हैं। यद्यपि अशोक के कई पुत्र थे, शिलालेखों में केवल एक का उल्लेख है जिसका किसी अन्य स्रोत में उल्लेख नहीं है। वह है, वो कौन सा पुत्र है? लेकिन जो अशोक के कई पुत्र थे लेकिन उसके शिलालेखों में केवल एक का उल्लेख है जिसका किसी अन्य स्रोत में उल्लेख नहीं है। इसके अलावा उसका अन्य और कहीं उल्लेख नहीं है। वह कौन है? जलोका है, महेंद्र है, कुणाल है या तिवरस है। तो इनमें से कौन सा है? जलेका, महेंद्र, कुणाल या तिवरास? जनेका, महेंद्र या तिवरास या कुणाल। तो इनमें से तिवरास जो है, तिवरास का ही एकमात्र उल्लेख है जो अशोक के जो शिलालेख में, एक शिलालेख में ही उल्लेख है जिसके अलावा अन्य कहीं उसका उल्लेख नहीं है। तिवरास का अन्य कहीं उल्लेख नहीं है। भारत में प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालय डैश वर्ष में स्थापित किए गए। वो कौन सा वर्ष था जिसमें प्रेसिडेंसी विद्यालयों का शहरों में विश्वविद्यालयों का स्थापना की गई? तो कौन सा वर्ष था? 1856, 57, 58 या 59? तो 1857 की बात करें जो इसमें भारत के शहरों में विश्वविद्यालयों में जो प्रेसिडेंसी के शहरें हैं उनमें विश्वविद्यालयों को जो काम गठन करने का काम कौन से वर्ष किया गया? 1857। इसी वर्ष एक और घटना घटी, जो प्रथम स्वतंत्रता अधिनियम, मतलब जो प्रथम स्वतंत्रता की जो लड़ी गई जिसमें बहुत से क्रांतिकारी शहीद हुए, जिसके दौरान जो मंगल पांडे के द्वारा एक क्रांति शुरू की 1857 की क्रांति। जो 1857 क्रांति में जो भारत की स्वतंत्रता के दौरान जो लड़ाई लड़ी गई स्वतंत्रता के लिए, वो 1857 क्रांति में लड़ी गई। 1818 को जो 1858 का जो अधिनियम है तो उसके द्वारा क्या हुआ? उसके द्वारा महारानी ने जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को अपने हाथों में ले लिया, या भारत की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया 1858 के अधिनियम के दौरान। तुर्की कबीले में कुशल धनुधारियों को नियुक्त करने वाला और अपने धनुधारियों की युद्ध क्षमता को बढ़ाने वाला विजयनगर राजा था। वो कौन सा राजा था जिसने तुर्की कबीलों के जो धनुधारी थे उन्हें अपनी नियुक्ति करता और अपने जो सैनिक हैं उनमें अपनी क्षमता को बढ़ाने का काम करता? वो कौन सा विजयनगर का राजा था? विजयनगर का कौन सा राजा था? कृष्ण देव राय था, राम राय था, देवराय प्रथम था या बुक्का था? जो कृष्ण देव राय है
वो किसके समकालीन है? अकबर के समकालीन। अकबर के समकालीन है जो कृष्णदेवराय, जिसे अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। अष्टदिग्गज जो देवराय प्रथम है, देवराय प्रथम जो है उसने तुर्की कबीले को शासन धनुर्धारियों को नियुक्त किया और उसने ही अपनी युद्ध क्षमता में धनुर्धारियों की क्षमता को बढ़ाने का काम किया। किसके द्वारा? देवराय प्रथम के द्वारा। पूर्वी भारत में गुप्तों के अधीन शायद विषों जिलों और गांवों के बीच प्रशासन का एक मध्यवर्ती स्तर था की पहचान है। उसकी क्या पहचान है? जिसके दौरान वह जो शायद विषय और गांव के बीच प्रशासन का सम्मेलन करता था, तो उसका क्या नाम है? उसकी पहचान किस प्रकार की जाती है? उसे आहार या भुक्ति या परदेशा या फिर विधि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विधि जो कहा जाता है उसे जो गुप्तों के अधीन जो शहर शायद जिलों के जो शहर है उनके विषय के उपलक्ष्य में जो कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? विधि कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दो सिद्धांत स्मारक काना मस्जिद में जामा और अलाई दरवाजा का निर्माण कहाँ किया गया? जो काना मस्जिद है और अलाई दरवाजा है वो कहाँ पर बनवाए गए? जो अलाउद्दीन खिलजी के दौरान जो 1316 में उसकी मृत्यु हो जाती है, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। वो कहाँ बनवाने का काम करता है अलाउद्दीन खिलजी? दिल्ली में हौज ए खास किसके द्वारा बनवाएगी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कहाँ पर? दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में। अलाई दरवाजा की बात करें, अलाई दरवाजा जो है उसके द्वारा मानना था कि वो मस्जिद के 4 स्तंभों को चारों दिशाओं में बनाएगा, 4 दरवाजों को चारों दिशाओं में बनवाएगा। लेकिन उसकी मृत्यु 1316 में होने के कारण वो एक ही दरवाजे का, अलाई दरवाजे का निर्माण करवा पाया। जो उसका उद्देश्य था वो चारों दिशाओं में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाने का था। मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली मोहरें और डैश में समानताएं थी। ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो मोहनजोदड़ो में भी वही मोहर पाई गई और दूसरी जो सभ्यता थी उसमें भी सेम मोहरों का समाकलन पाया गया, समानताएं पाई गई? तो वो मिस्र की सभ्यता थी, अफगानिस्तान थी, चीन थी या सुमेरिया थी। जो सुमेरिया की बात करें, चीन की जो चीन में है, लेकिन जो सुमेरिया है वो इराक है उसके इस भाग में जो फली फूली है वो सुमेरियन सभ्यता थी, यानी जो दक्षिण पूर्व हिस्सा है उसके इराक के दक्षिण पूर्वी हिस्से में सुमेरियन जो है तो वो घटित हुई। लेकिन जो मोहनजोदड़ो में जो पाई गई मोहरें यानी मुद्रा, उस टाइम की मुद्रा जो उनमें समानताएं पाई गई हैं वो सुमेरियन सभ्यता की मोहरों के साथ समानता करती हैं। मैग्नेस्टीज एक यूनानी राजदूत था जिसे डैश के दरबार में भेजा गया। वो कौन था? वो किसका शासनकाल के दौरान किसके दरबार में आया? जो मैग्नेस्टीज था वो किसके शासनकाल में आया? अशोक के में, कनिष्क के में, पोरस के में या चंद्रगुप्त मौर्य के में? तो जो मैग्नेस्टीज है वो किसके शासनकाल में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के में। राजा पोरस के साथ किसी युद्ध हुई? किसका युद्ध हुआ? तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है यानी सिकंदर का युद्ध किसके साथ हुआ? राजा पोरस के साथ, जिसे हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पीज का युद्ध, जो इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसे क्या कहा जाता है? हाइडेस्पीज का युद्ध जो कहा जाता है। इतिहास में इसे किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीज का युद्ध। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यानी प्रचार के लिए किस भाषा का योगदान था? जो बौद्ध धर्म का जब प्रचार हुआ वो किस भाषा में हुआ? तमिल, यूनानी, संस्कृत या पाली? पाली या यूनानी? तो कौन सी भाषा थी? ऑब्वियस सी बात है, सभी जानते होंगे जो पाली भाषा है उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। जो उस समय की जो भाषा थी पाली, उसको लोग समझने में आसानी करते थे। इसी के दौरान जो बौद्ध धर्म का प्रचार फला फूला, जो बौद्ध धर्म का प्रचार और बौद्ध धर्म को फला फूलने के कारण जो भाषा है वो पाली के दौरान ही, पाली की जो भाषा है उसी के स्वरूप में वो बढ़ने का काम करता है। बौद्ध धर्म जो पढ़ने का काम करता है किसके दौरान? जो पाली भाषा है। अगर किसी बात को हम उन्हीं की भाषा में समझाएं तो वो काफी अच्छी तरीके से समझते हैं, जिसका उपयोग बौद्धों ने किया।
निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? त्रिरत्न में शामिल नहीं है। सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक आस्था, जो ये तीन है, ये सही आचरण, सही ज्ञान और सही आस्था, लेकिन जो बनाने वाला इनमें से नहीं है, त्रिरत्न में नहीं है। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा नहीं है? बनाने वाला, लेकिन सही ज्ञान, सही आचरण और सही आस्था। अगर आपकी सही आचरण और सही आस्था हो तो आप किसी भी चीज को पाने में सक्षम हो सकते हैं। अन्यथा अगर आपका मोह अन्य वस्तुओं में मोह है तो आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं। तो उसी प्रकार सही ज्ञान और सही आचरण और सही आस्था आपको रखना अत्यंत आवश्यक है। शुंगों की अवधि के दौरान जो शुंग शासक है, उनकी अवधि के दौरान किसका पुनरुद्धान हुआ? तो किसका पुनरुद्धान हुआ? ब्राह्मणवाद का, पारसी धर्म का, जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का। जब आप लोगों को बौद्ध धर्म पढ़ाया तो उसी के अंत के जो बृहद्रथ है, उसी के उपरांत जब वो शुंगों की जो अवधि है उसमें कौन सा ज्यादा अवधि के दौरान पुनरुद्धार हुआ? तो किसका हुआ? ब्राह्मणवाद का शुंगों की अवधि के दौरान ज्यादा पुनरुद्धार हुआ। यानी जो ब्राह्मणों को जो बोलने का अधिकार, जो ज्यादातर बोलने का अधिकार जो मिला, वो किसमें हुआ? ब्राह्मणवाद का जो पुनर्जन्म हुआ है वो किसमें हुआ है? शुंगों की अवधि के दौरान ब्राह्मणवाद का उदय हुआ, पुनरुद्धार हुआ। तृतीय बौद्ध संधि की कार्यवाही के कारण आदेश जारी किया गया। The proceeding of the third Buddhist council lead to the issue of edict। तो कौन सी बौद्ध संधि थी या फिर तृतीय बौद्ध संधि थी जो कार्रवाई के दौरान आदेश जारी किया गया? वो कौन सी बौद्ध संधि थी? कलिंग की थी, सारनाथ, सांची या भाबर? उसमें क्या आदेश जारी किया गया? उसमें कलिंग का है या फिर सारनाथ का या सांची का या भाबर का? जो तृतीय बौद्ध संधि के कारण जो आदेश जारी हुआ वो क्या था? सारनाथ का आदेश जारी हुआ। सारनाथ का जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो लीड करने का जो आदेश जारी हुआ वो कहाँ? सारनाथ में। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य का नाम सही है? जिसमें हम जानेंगे चाणक्य जो कौटिल्य का नाम है, देवपुत्र इसका नाम है, और देवपुत्र जो किसका नाम है? अशोक का जो शिलालेखों में नाम प्राप्त है वो क्या है? देवपुत्र या देवप्रिय। जो विष्णुगुप्त है वो चाणक्य है, और दमीनाचार्य और चाणक्य जो किसके नाम है? कौटिल्य के नाम है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य किसके नाम है? दमयंती और दमयंचार्य किसके नाम है? कौटिल्य के द्वारा जो कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा। अर्थशास्त्र में क्या दिया गया है? राजनीति शास्त्र के द्वारा राजनीति शास्त्र के बारे में, राजनीति शास्त्र के बारे में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, जिसमें राजनीति शास्त्र के बारे में लिखा गया, ना कि अर्थव्यवस्था के बारे में। इसी के उपरांत आगे चलेंगे। बुद्ध को ज्ञान और करुणा का सागर कहा जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? अमरकोश किसमें कहा गया है? अमरकोश में, जातक कथाएं में, एशिया की रोशनी या बुद्ध चरित्र जो बुद्ध का उपनाम के नाम से जाने जाते हैं, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? गौतम बुद्ध। जातक कथाएं उनके पूर्व जन्म की कहानी के बारे में जो बताती है वो कौन सी है? जातक कथाएं। लेकिन जो अमरकोश है, अमरकोश में क्या कहा है? बुद्ध को ज्ञान और करुणा का सागर किसे कहा गया? गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? ज्ञान और करुणा का सागर। किसमें? अमरकोश में। बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन काल के बारे में लिखा गया। बुद्ध चरित्र में बुद्ध के आत्मकथा के बारे में लिखा गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने संपूर्ण विश्व का भगवान, यानी पूरे विश्व का भगवान की उपाधि धारण की? मतलब वो कहना ये चाहता है कि मैं पूरे विश्व का भगवान हूँ, मैं इस उपाधि को धारण करता हूँ। तो कौन था? कन्फ्यूशियस द्वितीय फर्स्ट, या कनिष्क, या हुविस्का, या
हुविस्का, वो कौन था जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व को भगवान की उपाधि धारण की गई? तो कौन था? कन्फ्यूशियस द्वितीय। कन्फ्यूशियस द्वितीय के द्वारा कहा गया कि मैं संपूर्ण विश्व का भगवान हूँ, संपूर्ण विश्व का भगवान हूँ। जो कनिष्क है, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा है। इसी के दौरान आगे देखते हैं, सिकंदर ने पोरस को डैश युद्ध में पराजित किया। वो कौन सा युद्ध था जिसमें सिकंदर के द्वारा पोरस को हराया गया? सिकंदर के द्वारा पोरस को हराया गया। तो कौन सा युद्ध था? हाइडे स्पीज का युद्ध। हाइडे स्पीज का युद्ध जो था उसके द्वारा सिकंदर के द्वारा उसे पोरस को हराया गया। पोरस को हराया गया, जिसे हराना उसके लिए काफी कठिन पड़ा। जिसे हराना उसे उसके लिए काफी कठिन पड़ा। जो पूरे विश्व विजेता था, जो विश्व विजेता था, वो सोचकर आया था कि पोरस को क्या ही नाम मात्र से ही हरा देगा, लेकिन उसको जो पोरस के सामने लड़ाई करके जो फल पता चला कि वो किस प्रकार का प्रतापी राजा है। जैन संत गोमतीश्वर की अखंड छवि पर आधारित है। कौन सा शहर है जिनकी छवि पर आधारित है? गोमतीश्वर जो संत है, गोमतीश्वर संत है, उनकी छवि पर आधारित कौन सा है? श्रवण बेगला है। श्रवण बेगला। कलिंग है, माउंट आबू है, या कुशीनगर है? या कुशीनगर है। कुशीनगर पावापुरी, कुशीनगर पावापुरी, कुशीनगर पावापुरी, जहां पर 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में किसकी मृत्यु हुई? जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है, 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर पावापुरी में। कुशीनगर पावापुरी में। माउंट आबू किसके लिए कहाँ पर है? राजस्थान में कौन सा माउंट आबू? कलिंग की बात करें, कलिंग अगर आप जानते हो 261 बीसी में अशोक के द्वारा लड़ा गया युद्ध। अशोक के द्वारा लड़ा युद्ध कहाँ गया? कलिंग में। 261 बीसी में अशोक के द्वारा लड़ा गया। अगर पूछे आपसे कौन से युद्ध के बाद अशोक ने गौतम बुद्ध धर्म अपनाया, तो कौन सा धर्म, कौन से युद्ध के दौरान था? कलिंग युद्ध के उपरांत। कलिंग युद्ध के उपरांत ही उसे गौतम बुद्ध का धर्म की दीक्षा ली। किसके द्वारा? उपगुप्त के द्वारा। जो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा ली? उपगुप्त के द्वारा, जो उसका धार्मिक गुरु भी है। निम्नलिखित में से किस जैन मंदिर शहर के रूप में जाना जाता है? इसे जैन मंदिर के शहरों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जैनों के मंदिर हैं ज्यादातर, वो कौन सा शहर है? जिस प्रकार जो वाराणसी है, काशी जो हिंदू धर्म है उसके उपरांत जानी जाती है, उसी प्रकार जो गिरनार भी जैन धर्म के मंदिरों के रूप में जानी जाती है, जैनों के रूप में जानी जाती है। वैदिक धर्म के विकास के बाद तथाकथित हिंदू धर्म के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विकास का विकास था। तो कौन सा था? तांत्रिकवाद था, शैव था, शक्तिवाद था, या भागवतवाद था? जो भागवतवाद है वो महत्वपूर्ण विकास का विकास था। वो कौन सा था? भागवतवाद। हिंदू सामाजिक विवाह जैसे संस्कार इत्यादि कौन सी पुस्तक पर आधारित है या किस कर्मकांडों के आधार पर किए जाते हैं? उपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या गृहसूत्र किसके उपरांत के द्वारा वो कर्मकांड के आधार पर किए जाते हैं? तो कौन सा था? गृहसूत्र के आधार पर। विवाह आदि जैसे कर्मकांड है वो किए जाते हैं गृहसूत्र के आधार पर। जैन धर्म के दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, तो श्वेतांबर और दिगंबर, यानी जो श्वेत कपड़े पहनते हैं श्वेतांबर, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं, क्या पहनने का नाकाम करते हैं, कपड़े पहनने नाकाम करते हैं, वो कौन से हैं? दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर का जो अगर बात करें तो 12 वर्ष के मगध में अकाल पड़ा। उसके उपरांत जब एक जो पक्ष अनुयायी का था वो दक्षिण दिशा में चला जाता है और दूसरा वहीं उत्तर दिशा में रहने का काम करता है, जिनमें से दो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो जाते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो जाते हैं। वो किसका शासन काल था?
जब वो अकाल पड़ा या फिर वो दोनों अलग होने का जो काम करते हैं वो किसके शासनकाल के दौरान करते हैं, किसके शासनकाल के दौरान करते हैं, तो वो कौन सा था, मौर्य वंश। मौर्य वंश के दौरान, मौर्य वंश के दौरान वो दोनों अलग हो जाते हैं। बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान के शासनकाल में विभाजित किया गया। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान तो कौन से हैं, हीनयान और महायान। तो किसके वर्ष काल में हुआ, हर्षवर्धन, मिगनांडर, कनिष्क या अशोक। हर्षवर्धन, मिगनांडर या कनिष्क या अशोक किसके शासनकाल में हुआ, तो किसके शासनकाल में हुआ, मिगनांडर, अशोक, कनिष्क। तो कनिष्क के शासनकाल में जो हुआ, जो फोर्थ चतुर्थ संगति है, जो फोर्थ बौद्ध संगति है, वो किसके शासनकाल में हुई, कनिष्क में। इसी के शासनकाल में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म विभाजित होने का काम करेगा। महायान बौद्ध धर्म की महान प्रतिपादक थे। जो महान बौद्ध धर्म है उसके प्रतिपादक थे वो कौन थे, नागार्जुन, नागसेन, अश्वघोष या फिर वासुबांडु या फिर वासुबानाडु। तो कौन से थे, नागार्जुन जो थे बौद्ध धर्म के महायान के प्रतिपादक थे। महायान के प्रतिपादक कौन थे, नागार्जुन। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, मगध पर शासन किसका था, किया कौन कर रहा था, जब मगध पर शासन किसका था, तो मगध पर शासन किसका था, नंद वंश का था, मौर्य वंश, हर्यक या शिशुनाग वंश। तो किसका शासन काल था जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। आक्रमण किसके शासनकाल के दौरान किसके साथ हुआ, पोरस के साथ, राजा पोरस के साथ। राजा पोरस के साथ सिकंदर का जो हुआ है आक्रमण, किसके साथ युद्ध हुआ, जिसे हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। हाइड स्पीच का युद्ध, इतिहास में इसे किस नाम से जाना जाता है, हाइड स्पीच का युद्ध। हाइड स्पीच का युद्ध किसके बीच हो, सिकंदर एवं पोरस के बीच, सिकंदर एवं पोरस के बीच। तो किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण करता है, नंद वंश के शासनकाल, जिसमें घनानंद शासन करता है। उसी के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य से हराकर मौर्य वंश की स्थापना करता है। कौटिल्य और चंद्रगुप्त के जो कौटिल्य और चंद्रगुप्त है, मौर्यों के हाथों में नंदों का पतन कालिदास के द्वारा लिखित शनाकृत नाटक में स्पष्ट रूप से चित्रित है। जो कालिदास का नाटक है उसमें नंदवंश के पतन के बारे में लिखा हुआ है, और कौटिल्य चंद्रगुप्त के जो द्वारा जो पतन हुआ है उसके बारे में जो संपूर्ण कथा के चित्रण किया गया है वो किसमें किया गया है, देवी चंद्रगुप्त के द्वारा मालविका अग्निमित्रम, मृच्छकंटिका या मुद्रा राक्षस। तो मालविका अग्निमित्रम जो है उस पुस्तक में स्पष्ट रूप से जो नाटक है उसमें स्पष्ट रूप से चंद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है और नंदवंश के पतन के बारे में लिखा गया। अशोक द्वारा बनाई गई विशाल जिम्मेदारियों के साथ, खाई महत्वपूर्ण आधिकारिक पद था। खाई जो महत्वपूर्ण पद था वो कौन सा था, धर्मात्य में क्या था, रजुक का था, प्रतिवेदक का था या युक्तक का था। जो अशोक के शासनकाल में सबसे बड़ा पद था वो कौन सा था, धर्मामात्य का होता है। धर्मामात्य का जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो कौन सा, धर्मामात्य का। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या, मौर्यों से सत्ता छीनने का काम करते, हत्याली या किसके द्वारा, हत्याली के। जब बृहदत्त अंतिम शासक बचा तो उसके जो उपरांत वो किसका शासनकाल आया या किसके द्वारा उसकी हत्या कर शासनकाल करने का काम करेगा। जो पुष्यमित्र शुंग है, जो बृहदत्त का मुख्यमंत्री जो मंत्री है बृहदत्त का, उसी के द्वारा उसको मारकर बृहदत्त की हत्या करने के उपरांत वह शुंग वंश की स्थापना करता है और पुष्यमित्र सिंह उसकी हत्या करता है। भारत का सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक जो न्याय की भावना और बुद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के लिए प्रसिद्ध था, जिसे बौद्ध कार्यों मिलिंद पन्नों में वर्णित है। मिलिंद पन्नों और नागसेन के बीच जो मिगनांडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप होती है उस बहस का जो वर्णन है वो किसमें है, मिलिंद पन्नों में। जो मिगनांडर और नागसेन के बीच जो संवाद है वो किसमें है, मिलिंद पन्नों में। हड़प्पा सभ्यता 2300 से 1750 ईसा पूर्वी तिथि के आधार पर किसके आधार पर जो तिथि तय की गई है वो किसके आधार पर की गई है, मिट्टी के बर्तन के डिजाइन के आधार पर
स्तर विन्यास के आधार पर, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर, आर्य आक्रमण के आधार पर। वो कौन सी किसके आधार पर? हमें ये पता चला कि जो 2300 से 1750 BC है, उसके दौरान हड़प्पा सभ्यता जो घटित हुई है, हड़प्पा सभ्यता घटित हुई है, वो कौन सा शासन, किसके शासनकाल के, जो किसके द्वारा पता चला? तो रेडियो कार्बन जो सी कार्बन 14 पद्धति है या रेडियो कार्बन 14 डेटिंग है, उसके दौरान हमें पता चला जो हड़प्पा सभ्यता की जो कार्यकाल है वो कितना है? 2300 से 1750। कुछों के द्वारा 2500 से 1750 भी है, 1750 भी है, लेकिन जो एनसीईआरटी डेटा है वो 2500 से 1750 है, 2500 से 1750। सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन मुख्यतः बने होते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे उनके बर्तन जो मुख्यतः बने होते थे, ज्यादातर किसके बने होते थे? पीतल के, कांस्य के, पीतल के, कांस्य के, तांबे के या मिट्टी के, या मिट्टी के। तो सिंधु घाटी के लोग थे, ज्यादातर जो मुख्यतः बर्तन जो प्रयोग करते थे वो किसका करते थे? मिट्टी का प्रयोग करते थे, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। दरअसल मिट्टी के बर्तनों पे ने अधिकांश बीमारी से बचने का जो कारण होता है, अधिकांश चीजों से। लेकिन जो आधुनिक मानव है वो अब के बर्तनों में, कुकर, प्रेशर कुकर में खाना बनाता है, जिसमें खाना बनता नहीं, उसमें गलता है, खाना गलता है। लेकिन जो पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से जो बनता था, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करके ही। अगर आप आज की टाइम में देखें, अगर आज आपके टाइम में जो ब्लैक वाटर है, जिसमें एल्कलाइन मात्रा होती है, एल्कलाइन जो शिलाजीत में पाया जाता है, एल्कलाइन जो होता है, उसके कारण जो उसे 200 रुपये लीटर बेचा जाता है। लेकिन अगर आप मटके का पानी पिए तो उसमें भी एल्कलाइन की मात्रा होती है। मटके के पानी में जो मटका है, आपको फ्री में एल्कलाइन का पानी मिल रहा है। जो ब्लैक वाटर है, जो ब्लैक किसके कारण होता है? जो शिलाजीत में कलर होता है वही सीधे उसमें ब्लैक वाटर में भी होता है। लेकिन जो एल्कलाइन की मात्रा उसमें होती है, वही मात्रा मटके के पानी में भी होती है, मटके के पानी में भी होती है, एल्कलाइन की मात्रा मटके के पानी में भी होती है। तो आधुनिक बने लेकिन इतिहास को ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।